हक के शहीदों, राहे हक के शहीदों, वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती है। राहे हक के शहीदों। लगाने आग जो आए थे आशियाने को, वो शोले अपने लहू से बुझा दिए तुमने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, हम मौजूद हैं लाहौर में और हमारे साथ जो कपल मौजूद है इस वक्त, वो एक शहीद के वालिदैन हैं। सैयद जासिर अब्बास रिजवी पाक नेवी के लेफ्टिनेंट थे और जिस वक्त PNS मेहरान पे 22 मई 2011 को हमला हुआ दहशतगर्दों का, तो वो वहाँ पे मौजूद थे और वहाँ पे उन्होंने शहादत पाई। हम सर आपको अपने प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। शुक्रिया। सर, हमें यासिर भाई के बारे में कुछ बताइए। यासिर के बारे में छोटे से मैं थोड़ा सा इनिशियल शुरू करता हूँ। तो माशाल्लाह बड़ा होनहार, अक्लमंद, इंटेलिजेंट, रहीम और बड़ा यानी ऐसा बच्चा था जो चीज़ों को बड़ी जल्दी समझ लेता था बचपन से ही, और बड़ी यानी पढ़ाई में बहुत ही आउटस्टैंडिंग था और उसके लिए 90% मार्क्स लेने या ऊपर लेने कोई इशू नहीं होता था और वो नॉर्मल समझता था इस चीज़ को। ठीक है। और यानी कभी अगर फर्स्ट सेकंड भी आया है तो कोई उसने ऐसे कोई होता है ना, बच्चे को इनाम मांगते हैं या कोई चीज़ उनके जहन में होती है कि हम फर्स्ट सेकंड आएंगे तो ये अपनी ख्वाहिश पूरी करेंगे। उन्हें कभी इस तरह की भी मैंने छोटे होते से भी कभी डिमांड नहीं थी। और सेकंड आना फर्स्ट आना उसके लिए मैटर ये करता था कि जैसे कोई बात ही नहीं है, मतलब कोई चीज़ नहीं है, कोई अचीवमेंट नहीं है, वो कोई मतलब नॉर्मल सी एक बात है। तो हम कभी उसको मैं अगर कह भी दे दूँ, कहता भी था तो आगे से ही कहता था कि नहीं कोई मसला नहीं, मैं मतलब बड़ा काम करूँगा। मतलब क्लास 2-3 से ही उसके इस तरह की अचीवमेंट्स, उसकी सोच थी, उसके जो पॉइंट्स थे, उसका जो टारगेट थे वो हाई थे, बहुत हाई थे। जो मतलब हमें उस वक्त ज़ाहिर है इतना नहीं आइडिया होता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पता लगता गया। सर, आप खुद भी कर्नल के ओहदे से रिटायर हुए हैं पाकिस्तान आर्मी से, और एक चीज़ कही जाती है कि बेटा बाप की रिफ्लेक्शन होता है। तो ये शहादत का जो जाम यासिर ने पिया है, वो आपकी भी ख्वाहिश रही आर्मी के दौरान, और जब उन्होंने पिया तो आपको कैसा प्राउडनेस तो हुई ऑब्वियसली। मैं इस बारे में आपको बताऊं कि वैसे मतलब ये एक सच्चाई है कि जो भी बच्चा फौज में जाता है ना, जो भी उसमें एक कहीं ना कहीं एक बात जहन में होती है कि मैं मुल्क के किसी तरह काम आऊँ, मतलब चाहे वो सतही तौर पर हो चाहे दिल में हो, लेकिन उसके अंदर एक कहीं ना चिंगारी मौजूद होती है। मतलब एनीबडी, यानी बच्चा जब 18-19 साल का अप्लाई करता है ना, तो उसमें भी एक चिंगारी मौजूद होती है जरूर कि मैं फौज में मतलब जाऊंगा और मैं मुल्क के लिए, मतलब शहादत तो मतलब है ही है बड़ा, सबसे बड़ा बुलंद दर्जा, लेकिन काम आऊँ, बस काम आऊँ मैं मुल्क के लिए। तो फौज को हमारी पाकिस्तानी बच्चे जो है बहुत इस लिहाज से बड़ा मतलब पसंद करते हैं। लेकिन यासिर के बारे में मैं ये बताऊंगा कि मतलब मैं जाहिर वही ख्वाहिश मेरी भी थी, लेकिन यासिर के बारे में ऐसे हुआ कि एक आप सोचें कि एक रेस हो रही है और उसमें बहुत सारे लोग हैं दौड़ रहे हैं और एक पीछे से बंदा आया और उसने रेस क्रॉस की और सबको क्रॉस करके और वो फीता काटता हुआ निकल गया और उसने अपना काम मुकम्मल कर लिया। अभी हम
चल ही रहे थे, पहुंच ही रहने की कोशिश कर रहे थे, तो वो उसने कर भी दिया। जी तो बिल्कुल। ये वो वाली बात है। जी और ख्वाहिश तो सब में थी, लेकिन उसमें मेरा ख्याल है अल्लाह ताला ने ऐसी थी कि उसको मतलब अपने उसको राह में मतलब चुन लिया हाँ, वैसे तो सर कभी प्राउडनेस तो होती है कि आपका साहबजादे ने मुल्क के लिए, कौम के लिए कुर्बानी दी, लेकिन ऑब्वियसली कि आप फादर हैं यासिर के, तो क्या फीलिंग होती है, दुख की क्या अब मैं कैफियत थोड़ा है? सा आपको, इसमें दो पॉइंट हैं मेरे, मैं अपने पॉइंट्स जो मेरे जहन में आते हैं उसमें मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि एक तो दुनियावी मामलात है ना, हम्म, एक जिस्मानी तौर पे बाप बेटा का एक रिश्ता। मौजूदगी होना, और उसका हमारे साथ बैठना, बातें करना, हम्म, जो एक इंसानी एक फितरत में चीज़ मौजूद है, उसकी कमी तो बहरहाल एक जी है, जी मतलब ठीक हमें है। फील होती है। लेकिन जो उसके कारनामे ने हमें हिम्मत दी, जो इज्जत दी, जी जो बिल्कुल। हमारी यानी एक ऐसी सोच तब्दील हुई, पूरे खानदान की बात कर रहा हूँ हम्म, मैं, मेरी मिसेज, मेरे बच्चे बच्चियां, आगे उनके बच्चे, हम्म, मेरे भाइयों बहनें, उनके बच्चे, सब पूरे खानदान की बात कर रहा हूँ। जी तो वो ऐसी कोई तब्दीली आई है और ऐसी कोई ताकत आई है कि यानी हम कोई किसी किस्म का एक होता है ना कि कोई चीज़ देखते हैं कोई गलत हो रही है, तो जाहिर है कई कई जगह कुछ नहीं कर सकते, लेकिन एक गुस्सा सा चढ़ता है हम्म, कि पाकिस्तान के साथ ऐसे क्यों हो रहा है। क्यों हो रहा है? तो मतलब अपने तौर पे नहीं, हमारे साथ नहीं, हम्म, मुल्क के लिए सही। जो हालात चल रहे हैं आप देख रहे हैं जैसे, हम्म, तो गुस्सा चढ़ता है कि लोग क्यों कर रहे हैं ऐसे ठीक हमारे है। साथ। सर जिस तरह से आपने खुद जिक्र किया कि गुस्सा आता है, जब सर कुछ लोग कुछ इदारों के हवाले से कुछ बात करते हैं नेगेटिव, तो तब क्या फीलिंग होती है? क्योंकि आप एक शहीद के फादर हैं, आपकी फीलिंग बड़ी मैं आपको बताऊं, इम्पोर्टेंट है। देखें पाकिस्तान की तो चाहत हमारे, मतलब मैं ज़ाती तौर पे अपने बच्चों का ख़ास तौर पे यासिर के हवाले से मैं ये कहूँगा कि ये हमारे पर मौला ने एहसान किया कि हमें बहुत यानी मुल्क से मोहब्बत हमारे अंदर भर दी उन्होंने। सही। लेकिन यासिर की शहादत के बाद वो जज्बा जो, जिसको आप अगर फ़र्ज़ करें 100 में से 80 नंबर देते होंगे, हम्म, तो अब यानी उसकी शहादत के बाद 100 में से आप 1000 नंबर भी देंगे तो थोड़े लगेंगे। सही। मतलब मैं मिसाल आपको हम्म, दे रहा हूँ, इतनी हमारे अंदर वो बढ़ गई। तो जब कोई ऐसी बात करता है, दुख बहुत होता है, हम्म, अफसोस होता है। वो अब उनके एजेंडे हैं, वो आप उसको समझें कोई मतलब गैर मुल्की ताकतें हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ हैं, उनमें वो इन्वॉल्व हो गए हैं, हम्म, बगैर किसी सोचे समझे, बगैर किसी यानी मुल्क के दिफा और मुल्क के हालात को देखते हुए उनकी फेवर करते हैं। हम्म, वो अब उसमें उनकी लालच कह लें, उनकी कोई कोई नाराजगी किसी से है तो वो कह लें। तो अगर आप मुल्क की खातिर इस तरह की तब्दीली करते हैं अपनी सोच में और हम्म, अपने एक्शन से, और ऐसे मतलब हालात पैदा करते हैं कि जो हमारे लिए, मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह हों, तो वो उसका मतलब एक लफ्ज़ तो बड़ा खौफनाक है, लेकिन बहरहाल नहीं, वो नहीं करना चाहिए उन्हें, सही। इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। अगर आप फेवर नहीं कर सकते तो गलत बात भी ना करें और खामोश हो जाए। सही। लेकिन वो फिर जब गलत बात की तरफ राग़िब होते हैं और अपने आप को समझते हैं जी कि हम ठीक हैं, वो इंतहाई अफसोसनाक है। सर आप खुद पाकिस्तान आर्मी से रिटायर्ड हैं, साहबजादे आपके नेवी की तरफ गए, जबकि अमूमन ख्वाहिश यही होती है कि अगर आप आर्मी में हैं तो आपकी ख्वाहिश कि बेटा भी आर्मी को ही ज्वाइन करे, तो इस वक्त में ये मैं डिसीजन आपको था किसने देखें, मैं लिया? आपको तो एक प्रोसीजर है सिलेक्शन का, जी। उसमें वो गुजरा। तो जब आईसीएसबी में गया तो उसकी वहाँ सिलेक्शन, जब फाइनल सिलेक्शन आईसीएसबी जो हुई, तो आईसीएसबी में उन्होंने सिलेक्टेड फॉर ऑल फोर्सेस, ठीक है। यानी नेवी, एयरफोर्स और आर्मी तीनों के लिए एक जुमला लिख दिया, वो खाना बना हुआ था, ठीक है। सिलेक्टेड फॉर ऑल फोर्सेस, यानी वो सही। अगर आर्मी में भी जाना चाहता है, एयरफोर्स में तो उसके लिए सिलेक्शन थी। ठीक है। बाकी वो जिस डिपार्टमेंट में जाना था, जैसे नेवी में जाना या, हम्म, तो वो उधर मतलब उधर के लिए वो उसने जो कागजी कार्रवाई थी वो करनी थी। ठीक है। तो उसने की, ऐसा उस तरह भी की। तो उसने मैंने जैसे बताया बहुत इंटेलिजेंट था, तो उसने ना नस्ट का एंटी टेस्ट दिया था 2003 में, ठीक है। जो एक साल के बाद होनी थी क्लासेस। तो 2004 में उसको उन्होंने उसके कॉल किया था। लिए टेस्ट 2003 में दिया था, हम्म, 2004 में जो सेशन शुरू होना था।
तो उसने इंजीनियरिंग साइड पे दिया था, तो ही स्टूड 42nd अच्छा, ऑल ओवर पाकिस्तान। ठीक है। सच्ची बात है, मुझे उस वक्त इसकी 42nd पोजीशन का अंदाजा नहीं था कि कैसी है क्या है। ठीक। मैंने उसको जब उसकी सिलेक्शन हो गई और सारे प्रोसीजर से गुजर गया, तो नर्स की तरफ से उसकी सिलेक्शन जो हुई वो हुई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। ठीक है। तो इससे आगे पीछे ही उसने आईसीएस भी क्लियर कर लिया, और उसकी सारी मैंने जो बताया वो सारी सिलेक्शन आईसीएस भी की, ऑल फोर्सेस की हो गई। तो उसमें कॉल आने में थोड़ा टाइम था, हम्म, इधर से इसकी भी सिलेक्शन का टाइम आ ठीक गया, है। सेशन शुरू होने का टाइम आ गया नस्ट का। नष्ट तो मैंने फिर उसको कहा कि तुम वो नस्ट में जाना शुरू कर, चले जाओ, ज्वाइन कर लो। तो जब कॉल आएगी तो फिर हम उस वक्त डिसाइड कर लेंगे। सही। खैर भी हम मिलते फैसला ये किया कि ये नस्ट की क्लासेस लेने शुरू कर देते स्टार्ट कर हैं, दो। और फिर जब कॉल आएगी तो देखेंगे। तो वो कॉल फिर इसने नेवी की तरफ से जो कॉल आई, तो वो नस्ट का सेशन जो था पहला सेमेस्टर तकरीबन 80-90% कंप्लीट हो गया हुआ था। दिसंबर में कंप्लीट होना था, तो कॉल आ गई। तो ये फिर वो फाइनल से तकरीबन कोई महीना पहले वापस आ गया इधर, और फिर ये जनवरी में 2005 की जनवरी में ये फिर नेवी में चला गया। सही। तो नेवी में जाने का एज सच डिसीजन ये नहीं था कि सिर्फ नेवी में जाना है, जो आपका जो सवाल था मैं बताना चाह रहा हूँ। तो उसमें ये था कि इसको किसी भी- ऑप्शन थी कि तीनों में चला जाए, तीनों में। तो जिसमें भी उसका था पहला नंबर सही, इस तरह वो वहाँ पे चला गया। सिलेक्शन होगी। सही। इसमें मैं एक बात और करना चाहूँगा, मेरा ख्याल है ये जिस तरह ये सारा सिस्टम चेंज हुआ, उसने शहादत पानी थी, आदत पानी की। सही। और इस तरह से पानी थी कि वो फिर नुमाया तौर हो गया। सर एक चीज़, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की फील्ड कॉम्बैट का कोई तजर्बा नहीं, ठीक है, लेकिन वो उस इवेंट पे मौजूद, जब दहशतगर्दों ने पीएनएस पे हमला किया, उनको जैसे ही इत्तला मिली, यासिर वहाँ पे मैं इसको अगर आप रश- चाहें तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैं आपको तो इसका थोड़ा सा जरा डिटेल आपको बता देता हूँ। हुआ ये कि जब ये नेवी में गया, तो इसका जब पहला सेशन कंप्लीट हुआ ट्रेनिंग का, तो पहली टर्म कंप्लीट हुई जो तकरीबन 6 महीने की थी। तो जुलाई में 2005 की जुलाई अगस्त में इसका सेशन कंप्लीट हो गया, और ये मतलब ही स्टूड थर्ड इन दैट सेशन में जो टर्म खत्म हुई, उसकी पोजीशन 3 थी। तो वही बात हुई, फिर मैंने पूछा तुम्हारे फर्स्ट क्यों नहीं आए। मैंने जैसे पहले पूछता था, तो कहता है बाबा एक हमारे से सीनियर था, वो बेचारा बीमार हो गया था, तो उसको वो नहीं अपनी टर्म पूरी नहीं कर सका था, तो उसको उन्होंने फिर एक टर्म पीछे कर दिया, तो हमारे साथ आ गया था। तो उसको एज था जो उसने किया हुआ था सारा, तो उसको मेरा एज था, तो वो बचता है। तो मैंने कभी सेकंड क्या आया, कहता है बाबा उसने मेरे से ज्यादा मेहनत की थी। तो बड़ा हंसते हुए बताया। खैर मैंने कहा मैं तो वैसे पूछ रहा हूँ, तो कोई इसमें मुझे वो जैसे मैंने कहा मैं तो ऐसे बचपन में पूछता था, इसलिए पूछ रहा हूँ। खैर वो बात गुजर गई। तो जब ये दोबारा सेकंड टर्म के लिए गया, तो वहां पे फिर सिलेक्शन हुई एरोनॉटिकल इंजीनियर्स के लिए। ठीक है। तो उन्होंने मेरिट वाइज कॉल किया, तो 2 वैकेंसियां थी नेवी की, जो सालपुर में इन्होंने ट्रेनिंग में जाना था। ठीक है। तो जब उन्होंने कॉल किया, तो उन्होंने कहा जी आप जो जो अप्लाई करना चाहता है करे, फिर हम उसको मेरिट के हिसाब से ऊपर से 2 बंदे ले लेंगे। ठीक है। तो जब अप्लाई किया तो ही टॉप पे था मेरिट का, इससे ऊपर वाले दोनों में से किसी ने नहीं किया था, तो ये था टॉप पे। और दूसरा एक और साथ बाद में था, तो वो 2 फिर ये चले गए नागपुर। तो एक्चुअली मैं थोड़ा सा वो जब आपको लास्ट का वगैरह बता रहा था, तो जब ये नस्ट के लिए इसने अप्लाई किया था, तो एक्चुअली एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के लिए ही अप्लाई किया था। अच्छा। जो इनिशियल फॉर्म फिल किया ठीक था। है। तो लेकिन जब मेरिट बना तो इलेक्ट्रिकल में बन गया, तो मैंने कहा यार वो तो इलेक्ट्रिकल में चले जाओ। तो वो लेकिन जब ये नेवी में गया और फिर एरोनॉटिकल में गया, तो मुझे कहता है जी आप मेरी अपनी मर्जी की फील्ड मुझे मिल गई। तो ये इस तरह अंदर चला गया। तो वहाँ उसने अपने नॉर्मल जो 4 साल की डिग्री वो मुकम्मल की, फिर 2010 में ये मैदान बेस पे वापस आ गया। ठीक है। और फिर आके अपनी बकाया ट्रेनिंग मुकम्मल की, जो छोटी मोटी थी नेवी के बारे में व्हाट्सएवर, और फिर ये मैदान बेस पे आके जो इसका टेक्निकल एक सिस्टम था उसमें ये शामिल हो गया और एडजस्ट हो गया। तो एरोनॉटिकल इंजीनियर बनना और फिर कम्बैट ट्रेनिंग और फिर ये सब, ये फील्ड है हर मतलब आर्मी नेवी एयरफोर्स के अपने अपने फील्ड है। तो इसमें जो नेवी के जो फील्ड है उसमें सबसे पहले जो आते हैं वो नेवी के जो चलाने वाले कमांडर या एविएशन के पायलट्स या इस तरह के।
एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग सपोर्टिंग में आ जाता है, उनको सपोर्ट करने के जी, लिए, बिल्कुल। लेकिन बराबर बराबर होता है। अच्छा। मतलब है, जहाज ने अगर फ्लाई करना है तो एरोनॉटिकल इंजीनियर जो है वो फिटनेस देगा, फिर वो कई दफा उसको बैठना भी पड़ता है, बड़े जहाज होते हैं तो इस तरह, तो वो एक बना हुआ है, सिस्टम बना हुआ सही, है। ठीक है। तो वे बड़ा खुश था, मतलब कि हम्म। मैं तो जब 22 मई को इतवार का दिन था तो ये नेवी को कुछ थ्रेट्स थी उन दिनों, तालिबान की तरफ से सब जगह थ्रेट्स थी, तो नेवी को भी थ्रेट्स थी। तो उन्होंने एक कुछ ऑफिसर्स की ड्यूटी लगाई, कुछ और बाकी लोअर रैंक्स पे ड्यूटी लगाई, हम्म। तो उसमें ग्रुप्स बना दिए फिर कि ठीक है। ये एक दिन करेंगे, ये अगले दिन करेंगे, इस तरह सही। ग्रुप बना दिए। तो इसकी ड्यूटी एक्चुअली थी मंडे को, ठीक है। तो जिसकी मंडे को थी वो कराची का रहने वाला था, तो उसने कोई रिक्वेस्ट की कि मेरे संडे को मैं ज़रा बिजी हूँ, थोड़ा सा मेरी फैमिली टर्म कोई वो है, मेरे कोई एंगेजमेंट्स हैं इस तरह, तो मैं चाह रहा हूँ कि तुम मेरी जगह संडे को कर लो, मैं तुम्हारी जगह मंडे को कर लूँगा। तो ये फिर इस तरह संडे को नाइट ड्यूटी पे चला गया। ठीक है। अब देखें, वही मैं बात कर रहा हूँ ना कि नर्स से छोड़ के नेवी में आया, नेवी से फिर एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में गया, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग से बेस पे आया, फिर उस दिन ड्यूटी भी इसकी नहीं थी और चेंज हुई। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि मतलब जो इसकी शहादत थी ना, वो इसको मिलनी थी, शहादत बुला रही थी बस। उसको। तो सारा वो पूरा जो सिनेरियो बनता है वो एंड इधर आके होता है, इसको शहादत मिलनी थी और ये शहादत का मुतमन्नी भी था, बहुत बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा। सर, वो रात जब आपको पता चला कि PNS बहरान बेस पे हमला हुआ है और यासिर वहाँ पे ड्यूटी पे था, तो वो रात आपके लिए, आपकी पूरी फैमिली के लिए, और हाँ, नेक्स्ट डे जब बहुत आपको पता चला बहुत शहादत ज्यादा, का, वो क्या? बहुत ही ज्यादा एक, मैं उसको क्या अल्फाज दूं कि दुख वाली तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन बहरहाल दुख तो था तो सही, लेकिन उसको ऐसा दिमाग पूरा, में था आपका? हाँ पूरा। लेकिन इसमें ऐसे था कि जब इसकी ड्यूटी शुरू हुई 9 साढ़े 9 के करीब, तो इसने अपने एक ड्यूटी पे आने से पहले एक रूटीन होती है कि यानी सारी चीज़ें जो जाने वाले हैं उनसे ले ले और आने वाले उनको चेक कर ले, मतलब हैंडिंग टेकिंग करते थे, तो उसमें सारी चीज़ें चेक कर लेते हैं। जो निचला स्टाफ ड्यूटी पर आया वो उसको देख लिया, जो ऊपर वाला स्टाफ था वो चला गया, उसने चीज़ें जो हैंड ओवर करनी थी आ गई सब। तो एक चेक होता है, जाने वाले आने वाले करके फिर वो जाने वाले चले जाते हैं, आने वाला टेक ओवर करता है, फिर वो अपने सारे एक ब्रीफिंग सी नॉर्मल एक होता है, हाँ भी तुम्हारी ड्यूटी यहाँ पर है, हाँ तुम थे यहाँ, ये कर करा के ना, ये तकरीबन कोई 10 सवा 10 के करीब अपने ड्यूटी रूम में आ गया। मतलब सारा राउंड लगा के ना पूरा एरिया का जो जो चेंजेस होनी थी, बंदों ने जाना था, कोई वेपन्स थे और जो जो एक तरीका कार था वो मुकम्मल करके जब आया कमरे में, तो इसने फिर मुझे कॉल किया। अच्छा। तो मेरा ख्याल है कोई 10 साढ़े 10 का दरमियान का टाइम था, मैं अंदाजा बता रहा हूँ, फिर एग्जैक्ट शायद इतना ही होगा। तो गर्मियों के दिन थे, मई के, तो मैं और मेरी मिसेज घर से बाहर वॉक कर रहे थे, गर्मियाँ थी, हमने खाना वाना खा के हमने कहा चलो थोड़ा सा वॉक करते। तो इसका फ़ोन आया, तो मैंने फ़ोन रिसीव किया, तो इसने कहा बाबा, मैं उस वक्त मुझे बताया कि मैं ड्यूटी पर आ गया हूँ और ऐसे ऐसे है, मेरी ड्यूटी फलां के साथ एक्सचेंज हुई है, उसका कोई काम था और ये था, तो इस तरह बातें करते रहे हम। हमने अपना घर शिफ्ट किया था कुछ अर्सा पहले, तो घर में कुछ चीज़ें जैसे होता है सेटिंग करते हैं, इम्प्रूव करते हैं, तो मैं उसको वो बता रहा था चीज़ें कि हाँ इमाम बारगाह के लिए चीज़ें ले ली है, इस तरह मतलब मुख्तलिफ चीज़ें बता रहा था। तो मेनली इमाम बारगाह और अलम का बताया उसको। तो जब उसको ये बताया मैंने कि आज अलम ने लगा लिया और इमाम बारगाह की चीज़ें रख ली, हम थक गए थे तो हमने सेटिंग करनी है, सुबह इंशाल्लाह कर लेंगे उस तरह। तो मीनवाइल बस ऐसे ख्याल आया, जैसे मैंने कहा चलो तो अपने मामा से भी बात कर लो। तो जैसे ही मैंने मिसेज को फ़ोन दिया, तो अभी मिसेज ने फ़ोन लिया था, यानी अभी बात शुरू नहीं की थी, तो इसने कहा धमाका हो गया, मैं जा रहा हूँ, मामा सलाम अलैकुम, धमाका हो गया, मैं जा रहा हूँ। मतलब मेरी मिसेज की और इसकी कोई बात हुई नहीं, और इसको ये आइडिया नहीं कि वो मतलब है कहाँ पर है, ड्यूटी पर है, कमरे में है, मेस में है, इसको जस्ट इसने सुना। अच्छा, इसने बाय चांस फ़ोन बंद कर दिया, साथ ही मिसेज ने मेरा फ़ोन बंद कर दिया कि मतलब वो तो चला गया। तो अब हुआ क्या कि मेरी बेटी बड़ी वाली जो थी, इससे जो बड़ी थी, वो कॉन्फ्रेंस कॉल में हमारी बातें हो रही तीनों की हो रही। तो मैं जब मिसेज को फोन दिया तो वो कॉन्फ्रेंस कॉल में मौजूद थी। जब इसने कहा धमाका हो गया, मैं जा रहा हूँ, मिसेज ने बंद किया, उसने बंद नहीं किया। अच्छा। तो वो कन्वर्सेशन जो होती रही ना यासिर की लोगों के साथ, वो कुछ हद तक वो सुनती रही। अच्छा। और वो
शी वॉज, मतलब वो बड़ी चीख रही थी कि तुम कहाँ हो, क्या हो रहा है, बहुत शोर शराबा मचा हुआ था, धमाका है हो गया, आवाज से फायरिंग, ये वो, सर आप आगे ना जाए, रुक जाए, ये वो, मतलब इस तरह की बातें। इसने बहुत, यानी मेरी जो बड़ी, जो इससे बड़ी बेटी थी जो कॉन्फ्रेंस कॉल में थी, उसने कहती है मैंने इतना जोर जोर से बोला कि किस तरह सुन ले मेरी बात। तो अब मैं इस बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि फोन को ऑफ करने में भी 4 से 5 सेकंड लगते हैं अगर आप मुनासिब तौर पे फोन बंद करें और बटन दबाएं और देखें और स्क्रीन ऑफ हो गई तो उसने वो भी 5 मिनट जाया नहीं, 5 सेकंड जाया नहीं किए। उसने फोन ऑन रखा, जेब में था मेरा ख्याल, क्योंकि वो सुन रही थी। तो जब उसने कहा तो इसने कोई जवाब नहीं दिया, मतलब फोन की तरफ मुतवज्जो नहीं हुआ, लेकिन वो सुन रही थी। तो जब उसने सारा सुना, गोलियों के आवाजें, ये वो फायर, तो बहरहाल वो जब जवाब कोई नहीं आया तो वो फिर मतलब सुनती तो रही लेकिन कुछ कह नहीं सकी, कुछ कर नहीं सकी। तो मीनवाइल ये आगे गया तो इसने देखा वहां पे आग लगी हुई है। इसने फिर वहां पे जो गार्ड पे थे वो देखे, वो क्योंकि पहले होके गया हुआ था, तो इसने गार्ड वगैरह को देखा तो गार्ड कोई कहीं छुप गया था, कोई कहीं, कोई नीचे जगह में, कोई ऊपर, कोई इधर उधर, कोई नजर नहीं आया इसको। अच्छा, इसने फील किया कि उन्होंने जिस जहाज को हिट किया है तो दूसरा जहाज भी साथ खड़ा हुआ था, वो तबाह हो जाएगा। अच्छा, एक तो ये इसकी फीलिंग थी, दूसरा फायर हो रहा था, ठीक है, तो वो आगे बढ़ रहे थे। अच्छा, अब जो बाद में मुझे पता लगा, वो ब्रीफिंग ये थी कि जो दहशतगर्द थे उनका टारगेट था चाइनीज इंजीनियर जो वहां पे जो मौजूद थे, अब किसी वायदे के तहत आए हुए थे बीच में, वो साथ ही कमरों में ठहरे हुए थे और उनको यरगमाल बनाना था। तो जब ये प्लान में, ये जब बाद में पता लगा, तो इसने, जो मैंने सारा जब थोड़ा सा अपने तौर से पता किया, असेसमेंट की, तो ये जब आगे बढ़ा तो वो ये समझे दहशतगर्द, जो उनकी बताने वालों की है बात, कि ये अब आगे आ रहा है तो हो सकता है इसके साथ और भी लोग, ठीक है, मतलब ये एक नेशनल बात है कि अकेला बंदा फायर करने तो नहीं है, इतनी आगे धमाका हुआ है, आग लगी भी आज। तो इसने अपनी पिस्टल से उनके ऊपर फायर किया। अच्छा, ड्यूटी पिस्टल था इसके पास। उन्होंने तो पहली टारगेट इसको किया हुआ था, जब आता देखा था तो उन्होंने फायर किया, फायर कर रहे थे। जब इसने उन पे फायर किया तो उन्होंने कहा कि इससे पहले कि बाकी लोग आए तो हम इसको तो गिराए ना नीचे, और फिर हम जाके अपने टारगेट पे पहुंचे। तो इस दौरान जो उनका टारगेट था 4 से 5 मिनट में भी 5 मिनट या 6 मिनट में सारा काम मुकम्मल करने का कहने, वो इसके बढ़ने से उनका वो टारगेट जो था उसका टाइम 12-15 मिनट, 10 से 12-15 मिनट तक पहुंच गया, लेट हो गया। और उस लेट होने में जो मतलब जो बात हुई वो ये हुई कि चाइनीज इंजीनियर्स जो वो सेफ उनको पैसेज मिल, वो जीपों में बैठे, ब्लू जीप्स थी और उनमें वो निकल गए, 3-4 जीप्स में बैठ के निकल गए। वो जीप ब्लू प्रूफ हुई थी, उसका प्रूफ ये है कि उस पे भी उन्होंने फायर किया। अच्छा, उन जीपों की जिस साइड पे ये फायर कर रहे थे उस साइड से उनको जो गोलियां लगी, वो 18 गोलियों के निशान मौजूद थे उस वक्त उन जीपों पे। ये मतलब ऑफिशियल रिकॉर्डिंग है, ये मैं अपने, मेरे को ये नहीं, और कितनी मायने मिस भी हुई होंगी, सारी तो नहीं लगी होंगी जीपों पर, मिस भी हुई होंगी। तो 18 के निशान थे, और बुलेट प्रूफ होने की वजह से वो निकल गए। इसको उन्होंने उससे पहले हिट किया और उसके यहाँ पे मेरे पास यूनिफॉर्म मौजूद है, यहाँ पे उसके दिल पे, एग्जैक्ट दिल पे 2 गोलियां लगी, और ये तीसरी गोली शायद नीचे लगी या ऊपर लगी, बहरहाल वो 2 गोलियों के निशान मौजूद है, वो गिरा वहीं पर। अब इस दौरान जब ये बढ़े हैं आगे तो इन्हें फिर वो एक होता है ना कि जो इनका टारगेट था वो निकल गया और इनको कुछ समझ नहीं आई। वह फिर इन्होंने जो बिल्डिंग नजर आई, जो गाड़ी नजर आई, जो बंदा नजर आया, बस जैसे जैसे वो बस फायर करते रहे। अब मैंने जो आपको बताया कि यरगमाल बनाने का, वो गवर्नमेंट की तरफ से, आई मीन सरकारी तौर पे जो बयानबाजी हुई है, बयान आए हैं, उसमें ये चीज़ साबित होती है कि अंदर से कुछ ऐसे लोग मिले हुए थे जिन्होंने चाइनीज इंजीनियर्स के साथ 1-2 कमरे जो खाली थे उसमें 12-15 बंदों का राशन, जिसमें दूध, पानी, जूस, इस तरह की चीज़ें, चिप्स वगैरह, और असला, गोला बारूद भी रखा हुआ था। क्योंकि बाद में जब तहकीकात हुई और पता लगा तो ये था कि इन लोगों ने जो असला कैरी किया था, ये 6 बंदे थे जो रिकॉर्ड पे थे, तो वो ज़ाहिर है इतना तो नहीं था कि अगर वो यरगमाल कर लेते तो फिर वो उसके मुज़ाकरात में 1 दिन लगता, 2 दिन लगते, तो वो उसमें हो सकता है उनका ख़त्म हो गया होता, तो वो फिर एक तरह से उनके लिए नुकसानदेह था।
तो वो जो कैरी करके लाए थे वो तो था ही था, उन्होंने वहाँ पे भी उनको सपोर्ट मिली हुई थी कि जब वो यरगमाल बना लेंगे तो ये चीज़ें फिर वो खाना पीना भी उनको मिलता रहेगा और असला भी मिलेगा। तो पूरी इंक्वायरी हुई, बड़ा बाकायदा पूरा हर चीज़ हुई, तकरीबन 8-10 महीने लगे, बड़ी डिटेल में लोग जो 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 इन्वॉल्व समझे गए, पता लगा, उनको भी सजाएं हुई और जो जो जिनकी तरफ से कोताहियां हुई थी उनको भी सजाएं हुई, जिन्होंने उस साइड पे जो एक्शन करने थे नहीं किए उनको भी सजाएं हुई। मतलब काफ़ी लंबा चौड़ा हिसाब किताब था। और यासिर को और एक जो और जो शहीद थे नेवी के एहलकार, उनको सितारे बसालत से वो उसी साल 14 अगस्त को ऐलान हुआ था और अगले साल 23 मार्च को फिर हम मैं और मेरी मिसेज गए थे, 2012 बुलाया था 2012। आंटी 10 साल हो गए हैं यासिर की शहादत को। 10 साल पहले के आप वालदा हैं उनकी, उन्होंने आपके साथ क्या बातें की थी शहादत से पहले? कुछ चीज़ें अगर हमें बता सकें आप। यासिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सा बच्चा था, मतलब जैसे जो शहीद बच्चे होते हैं बड़ा डिफरेंट होता है बचपन से देखते हैं क्वालिटीज। तो यासिर शहादत से कुछ पहले जैसे वो बातें करने लगा था कि अब हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हमने तैयारी कर ली है, कोई दुश्मन नहीं आ सकता, तो समझ नहीं आती थी। तो मतलब ये उसने कुछ दिनों में सारी बातें की, बहन को फ़ोन करके कह रहा था कि मतलब दुआ करो मैं पूरा मिलूं और मैं ऐसे नहीं जाऊंगा कि धमाका हो गया और मैं चला गया, मैं ना फाइट करूंगा, मतलब मैं मेरे हाथ दुश्मन लग जाए मैं भून के रख दूंगा और बताऊंगा कि अली वाले कैसे होते हैं। ये उसने मतलब बातें की। फिर उसके रूममेट्स ने बताया कि 3-4 दिन पहले उसने हमें कहा कि देखो मुझे ऐसे गोलियां लग जाएंगी, मैं ऐसे गिर जाऊंगा, तो मैं ऐसे देखना मेरी तस्वीरें लगेंगी। तो कहते हैं आंटी हम बड़े हैरान होते थे, हम हंसते थे, मजाक करते थे कि भाई ये क्या बातें कर रहा है, ये हर वक्त शहादत की बातें कर रहा है। वो ये भी कहता था कि मेरे पास चांसेस नहीं है, मतलब मैं किस तरह शहीद हो सकता हूँ ना। तो बल्कि ये भी कहते थे अच्छा तू जहाज का इंजन ठीक कर रहा होगा तो इंजन तेरे ऊपर गिर जाएगा फिर तू शहीद होगा। कहते आंटी हम हंसते थे। तो वो हमसे इतना आगे चला गया। फिर इस तरह की बातें, फिर मतलब जब उसने नेवी ज्वाइन की है ना तभी उसने इस तरह की बातें भी की हैं। जैसे इनके एक हैं, एक हवलदार थे, वो CMH में जैसे आया था, अभी इसने नेवी ज्वाइन की थी तो ये भी CMH गया हुआ था। तो उसने कहा कि सर आपको जब आप जनरल बन जाएंगे मैं आपको ऐसे सल्यूट करूंगा। तो उसने कहा कि जनरल तो मैं नहीं बनूंगा, दुआ करेंगे मैं शहीद हो जाऊं। तो अब सोचे उसके जहन में क्या चलता था। फिर उसके बाद मतलब उसका जब लैपटॉप आया उसमें हमने देखा तो वो पता नहीं कौन से ज़माने के उसके तराने थे, ब्लैक एंड वाइट 65 वॉर के। हाँ सारे वो वाले तराने। फिर उसके बाद वो था 1-2 फिल्मों के डायलॉग थे कि जी माँ मैंने कुर्बान होना है, पता नहीं किस ज़माने की चीज़ें। फिर अयूब खान की तकरीरें। तो वो उसके जहन में चीज़ें थी, हालांकि आजकल के बच्चों को तो इन चीज़ों का पता नहीं होगा ना, उन्होंने कभी सोची होंगी, लेकिन उसके माइंड सेट में सारी चीज़ें थी। और उसको जैसे ही मौका मिला उसने अपना वो मौका नहीं ज़ाया किया। आंटी कभी आप ख्वाब में देखा, कभी बातें करते हुए जैसे महसूसात होते हैं, वो अभी भी आपके किस तरह से वो होते हैं? बिल्कुल, वो शुरू दिन से ख्वाबों में भी आता रहा और हमारे अलावा भी जिन लोगों ने कभी यासिर देखा ही नहीं उनके ख्वाब में आता रहा। अभी भी आता है और वो जो मैसेज देना होता है किसी के थ्रू हमें दे देता है कि ऐसे करना है या ऐसे करना है या ऐसा हुआ आपके घर में ये हुआ। या कुछ लोग हैं जिनको वो ख्वाब में आके कहता है कि मेरे पास आओ, मतलब ऐसा भी है। अच्छा। बहुत सारे लोग जैसे हम कभी यासिर के पास जाते हैं, उसके हम उसको यही कहते हैं यासिर के पास आए, तो वो आके कहते हैं कि जी आपका बेटा बुलाता है। तो क्या मतलब वो बंदा कहता है मैं 3 दिन से ख्वाब देख रहा था कि यासिर कहता है आओ तो तुम्हारे मसले हल होंगे। और कहते हैं हमारे घर के मसले हल होते हैं, तो हम आपको नहीं बता सकते घर की बातें, लेकिन इस तरह वो कई लोगों से कनेक्टेड है।
मतलब सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान से बाहर भी कुछ ऐसे लोग हैं, फैमिली के यूके में है, वो है, नहीं, फैमिली उनसे की नहीं। हमारा राब्ता अच्छा। है। मतलब वो लोग हैं वो जो जिन्होंने कभी यहाँ से देखा ही देखा ही दे रहे हैं, अच्छा। यासिर से हाँ। फिजिकली ना कभी मुलाकात हाँ, हुई, कभी मुलाकात। शहादत के बाद ही उन्होंने तो उसकी तस्वीरें देखी हैं, सही। शहादत के बाद ही हाँ, उसकी सारी ठीक है। बातचीत उनसे साथ होती है। यासिर उनके पास गया है और उनके मतलब जो भी कुछ कहते हैं कि जी मेरा भाई बन गया है और वो मतलब मुझे गाइड करता है। तो इस तरह की इतनी सारी बातें हैं कि मतलब काफी हाँ। ये तवील गुफ्तगू है। फिजिकली भी मतलब जैसे कि ख्वाब में देखा तो आपने फील किया कि मैं उससे गले लगा रही हूँ और प्यार कर रही हूँ और उससे कहते हैं कि तुम कहाँ चले गए हो, लेकिन वो हर उसमें ये कहता है कि मैं बहुत खुश हूँ, आप लोग खुश रहें। और कई दफ़ा ये कहता है मोहलत नहीं मिलती, मैं आ नहीं सकता, मसरूफ बहुत मैं हूँ। मसरूफ बहुत हूँ, काम बहुत ज्यादा है। उन्होंने कहती जो मैं खुराक खाता हूँ उसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। हाँ, जो आप रिस्क हमें रिस्क मिलता मिलता है है। हमें जो। हाँ, और मज़ेदार है इसमें एक और मैं बात ऐड करूं कि वो ऐसे लोगों के ख्वाब में आता है जिनको वो कभी मिला नहीं ज़ाहिरी ज़िंदगी में। ठीक है। तो अगर हमारी तरफ से कोई चीज़ हो ना, क्वेरी हो कि भाई यासिर किधर हो, कैसे हो, पता नहीं लग रहा, इतने दिन हो गए मुलाकात नहीं, जैसे दिल में ख्वाहिश आती जी है, बिल्कुल। तो वो वहां से आपको वो इनडायरेक्टली वहां से किसी के किसी ख्वाब से- में आएगा, एक्स वाई जेड कोई भी। ठीक है। तो वो फिर मुझे फ़ोन करके बताता है कि यासिर के से रात को मैंने ख्वाब में मुलाकात की है, वो ये कह रहा था कि मैं ठीक हूँ और आप अब पापा को बता दें, परेशान ना हो, खुश रहें। तो कहता है पता नहीं है क्यों उसने कहा है मुझे, मतलब अब वो जब उसके साथ कनेक्ट हुआ तो उसको बैकग्राउंड नहीं पता थी, हाँ। तो लेकिन जब उसने मुझे बताया तो मैं मुझे सवाल का जवाब मिल गया। ये बात मैंने बड़ी सोची कि ये मुझे ही आके क्यों नहीं बता देता, मतलब डायरेक्ट बता दे। जी बिल्कुल। तो मैंने अपने कुछ बुजुर्ग हैं उनसे बातचीत की इस बारे में, तो मैंने ऐसे ख्वाहिश कहा, मैंने कहा मुझे बता दे, मेरा भी दिल जरा सुकून होगा। बिल्कुल। कहते हैं कि आपको अगर वो बताएगा तो आप वालिद है ना, तो आप जब किसी से ऐसे जिक्र होगा तो कहेगा यार वालिद है, ख्वाब में आ गया, मैं बता दिया, ठीक तो है। वो उसकी वो एक यानी एक होता है ना, जैसे उसकी वो कहेंगे अथॉरिटी और emotional- अहमियत नहीं होगी। हाँ। जब कोई और आपको आके बताएगा और वो वो बिल्कुल। सबके सामने ये कहेगा कि जी यासिर ने आके ये बात की है, तो वो फिर आपकी जो ख्वाब का जवाब आपने जब जवाब मांगा तो उसने किसी और को दिया, उसकी अथॉरिटी बहुत बड़ी हो जाएगी, बहुत ज्यादा। तो सर आप उनकी बरसी वाले दिन, शहादत वाले दिन को जश्न के तौर पे मनाते हैं, ठीक है? देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं कि बरसी का लफज ठीक है, कोई इसमें कबात नहीं है, बड़ा एक बरस गुजर गया उसको बरसी कह देते हैं, लेकिन इस लफज में एक शुरू से जब हम सुनते आ रहे हैं तो तासुर है कि दुख का, अफसोस का जरा तासुर आता है। सही, ठीक है ना, मतलब हमने क्योंकि हमेशा सुने ये बरसी फलां की बरसी तो उसकी मजलिस, तो फलां की बरसी तो उसका कुल है, मतलब एक दुख का, अफसोस का तासुर है। सही। लेकिन मैंने ये मेरे दिल में ये है कि मैं क्यों इसको इस तरह दुख के अफसोस के ज़ाहिर में क्यों करूं, मैं इसको इस तरह से क्यों ना करूं कि यानी मुझे मतलब मैं खुश होकर क्यों ना इसको बयान करूं। तो मैंने फिर सोचा कि हम इसकी बरसी नहीं करेंगे, लफ्ज़ जश्न जश्न शहादत यासिर का, तो वो उस तरह से फिर उसमें एक तो मोटिवेशन बहुत होती है सबकी, फिर शामिल बहुत लोग होते हैं, फिर खुशी से शामिल होते हैं, फिर मुबारकबाद देते हैं, केक काटते हैं। तो किसी भी मासूमीन की हस्ती के साथ हम इसका जश्न रख लेते हैं, जैसे शाबान में, रजब में या कोई भी ऐसा दिन आता है ना, तो हम कभी ऐसे रख लेते हैं, तो उसमें उनके हजूर हम अपने नज़ारा पेश करते हैं, साथ इसका भी हम कह देते हैं कि जी मौला इसकी भी जश्न है, आप हमें आपका ज़हूर हुआ था तो इसके भी हमने जश्न मना रहे, शहादत का कबूल कर ले, तो हमारे लिए भी एक बड़ी खुशी का महसूस होता है। और फिर इसका जो ओवरऑल इफेक्ट है वो ये है कि हम कभी भी इसको इस तरह से नहीं लेते कि जो जी बस ये हो गया तो दुख हो गया तो बुला हो गया। हम जब भी कहीं कहीं पे भी बात होती है तो प्राउड होके बात करते हैं, बड़े मजबूत होके बात करते हैं। सर बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया, आंटी ने हमें टाइम दिया। नाज़रीन कराम, ये थे कर्नल रिटायर्ड सैयद जाफ़र अब्बास साहब, जो लेफ्टिनेंट सैयद यासिर अब्बास रिजवी शहीद के वालिद थे, उनकी वालदा हैं। उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से इन्होंने कौम को अपने बेटे के हवाले से मोटिवेट किया शहादत के जज्बे के लिए, हम सब के सब जिस वक्त भी इस मुल्क पे कोई ऐसी नागहानी आफत आई तो हम यासिर की तरह से
अपनी जान कुर्बान करने से दरेग नहीं करेंगे। अपने कमेंट्स के ज़रिए से हमें आगाह कीजिए कि आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा। इजाज़त चाहते हैं, बहुत शुक्रिया।